Hello everyone, welcome to Cellscope. This is my very first video and this is the very first time I'm ever editing a video and putting it on the internet. So please do let me know okay, if there is anything that you find a little bit off or any ideas for me to enhance the editing. I would be very grateful, honestly. Okay, let's begin. So this is Energy and Respiration, the very first chapter of A2 Bio. A2 Bio, as far what A2 Bio is, I personally think I find it a lot more interesting than AS Bio because इधर आप actual में like zoom in zoom out कर रहे होते हो human body में plants में. I find it very fun. Difficulty level, if we talk about the difficulty level, I would say that the first term chapters, energy and respiration, photosynthesis, homeostasis and coordination, they are by far the easiest. आगे चल के जब आप सेकेंड टर्म में जाओगे तो थिंग्स विल बिकम वेरी टेक्निकल. Things will start, I wouldn't say get tougher. There would be very less theory, very less story involved in these things ना. आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद के सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स आएगा, पनेट स्क्वायर डायग्राम्स आएंगे. खैर वो तो इतना मुश्किल नहीं है, वो 4-5 मार्क आपको फ्री के मिल सकते हैं. तो इंशाल्लाह उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी. मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मुश्किल नहीं हो. सही है. सो लेट्स बिगिन. वर्क. अच्छा, पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो चैप्टर्स हैं A2 बायो के, मैं इनको डिवाइड कर रही होंगी इंटू सेवरल पार्ट्स बिकॉज आई वांट कि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए. बिकॉज इन द CI एग्ज़ाम द क्वेश्चंस दैट डू कम आर द वंस दैट यू लीस्ट एक्सपेक्ट. सही है. तो जो बच्चा बोलता है ना कि ये टॉपिक, मतलब मैंने AS A2 दोनों के दिए हुए हैं, सो आई वुड से कि द क्वेश्चंस दैट आर टेस्टेड इन द CI एग्ज़ाम, कभी भी पास पेपर के पैटर्न पर रिलाई नहीं करना. आपको नहीं पता कि वो क्या दे सकता है, राइट? वो कुछ भी दे सकता है ना. और आपको फुल प्रिपरेशन करनी है कि वो कुछ भी पूछेगा ये मुझे आता है. सही है. अच्छा A2 बायो ना, इट्स प्रिटी लेंदी. आई वुड से इट्स द लेंदीएस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू साइंस सब्जेक्ट्स, राइट? तो फॉर दैट पर्पज आई हैव डिवाइडेड A2 के टॉपिक्स इनटू सेवरल सेपरेट वीडियोस ताकि आपको आसानी हो और आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए. सही है. अगेन कोई भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपको वहीं जवाब दे दूँगी. सही है. अच्छा, तो बहुत मज़े का सवाल है. वर्क की जब हम पहले बात करते हैं तो यार सबसे पहला सवाल आता है, वर्क तो चलो ठीक है हो जाएगा, बट ये एनर्जी आती कहाँ से जिससे हम इतना काम कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा सिंपल है. देखो, हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यार जो सूरज होता है ना, वो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना. द सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, नॉट जस्ट ह्यूमंस, फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, है ना. अब भाई ये सनलाइट को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? सनलाइट तो प्लांट्स का काम है. बहुत आसान है. देखो, हमको पता है कि जो प्लांट्स है वो सनलाइट का यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? प्लांट्स क्या करते हैं, उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है एंड वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट करता है, जिसकी मदद से प्लांट्स बनाते हैं अपनी एनर्जी. इस एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट फॉर CPE. सही है. अब इस केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का क्या काम? इस केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को प्लांट्स यूज़ करते हैं टू फॉर्म ATP. ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. आपको ये पता होना चाहिए. सही है. और इस ATP को प्लांट्स क्यों यूज़ करते हैं, मतलब किस खुशी में? यार ATP एक्चुअली सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं है. ATP इज़ यूज़फुल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एवर स्टेप फुट ऑन अर्थ. मतलब डायनासोर से लेके हम आज तक, उन्होंने भी ATP का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा, हम भी ATP का इस्तेमाल करते आ रहे हैं. बैक्टीरिया तक में आपको ATP मिलेगा बिकॉज ATP इज़ लिटरली फेमसली नोन एज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी. मतलब क्या? मतलब यूनिवर्सल एनर्जी. अच्छा देखो, बहुत सिंपल है. दुनिया में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ATP को यूज़ करते हैं. वो किस लिए यूज़ करते हैं? देखो, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, स्टूडेंट्स यूजुअली थिंक दैट ATP इज़ एनर्जी, विच इज़ नॉट ट्रू. ATP इज़ लाइक मनी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसा है और मुझे भूख लगी है, तो मैं जाहिर सी बात है पैसे का नोट तो नहीं खा सकती, राइट? तो मैं उस पैसे के नोट को एक्सचेंज करूँगी फॉर सम फूड, जिस फूड को मैं कंज्यूम करके खुद को नरिश कर सकती हूँ, है ना. तो ATP इज़ लाइक दैट मनी. मैं ATP को खुद कंज्यूम नहीं कर सकती. ATP मेरी बॉडी कंज्यूम किस तरीके से करेगी? ATP को एक्सचेंज किया जाएगा फॉर एनर्जी. वो बॉडी किस तरीके से करेगी, उसके मल्टीपल वेज होते हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है. अच्छा, तो मैंने आपसे कहा
कि जो प्लांट होता है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बनाता है यूजिंग सनलाइट, जिसकी मदद से हम बनाते हैं एटीपी। अब एटीपी का क्या काम, मतलब हाँ एनर्जी तो यूज़ करते हैं। अब देखो अल्टीमेटली वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं फॉर वर्किंग, राइट। एंड वर्क इजंट जस्ट ओ मतलब मैं लिख रही हूँ या मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, नॉट जस्ट दैट। आई एम टॉकिंग द वेरी माइनर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग, मूविंग से बेहतर वर्ड है लोकोमोशन, से लोकोमोशन इंस्टेड, सही है। इसके अलावा टॉकिंग, सही है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सोचते भी नहीं है करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी भी कॉन्शियसली ब्रीथ नहीं कर रहे होते, हम लोग अपनी ब्रीदिंग को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते हैं, राइट। हम लोग अपने डाइजेशन को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते, वो बस होता है, एंड दैट इज कंट्रोल बाय द ब्रेन। बट द होल रीजन वाई दैट हैपन्स इन आवर बॉडी इज ड्यू टू एटीपी। एटीपी अलाउज आवर बॉडी टू वर्क। अब देखो वर्किंग के भी दो एग्जाम्पल्स होते हैं। एक होता है, एग्जाम्पल्स तो खैर बोलना गलत होगा, वर्क के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा एनाबॉलिक रिएक्शंस और एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। पहले देखते हैं एनाबॉलिक को, सही है। एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शंस। वो एनर्जी क्यों कंज्यूम करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, अभी बताती हूँ। देखो एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, दरअसल हम लेते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और हम उनको फ्यूज़ करते हैं टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स या लार्जर पार्टिकल्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स होंगी जो आपको सीआई के लिए याद करना ज़रूरी है, ये स्किप नहीं कर सकते। पास पेपर्स में उसने एक दो जगह पूछी एग्जांपल्स, एक मार्क का पूछता है, बट अगेन सीआई में एक मार्क भी बहुत कीमती होता है, स्पेशली इन मार्क गेनिंग टॉपिक्स में। पहला है प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत बेसिक, कुछ नहीं है भाई, हमने एएस में तो पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, हमारा ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ऑल दैट वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। बट हम लोग अभी इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं, हम बहुत बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, राइट। तो फिलहाल कॉम्प्लिकेशन को साइड पे रखो, अभी हम इस चीज़ को देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ऊपर से मैं आपको बताऊँ, बहुत बेसिक। इसमें एनाबॉलिज्म का कहाँ काम आया, देखो अमाइनो एसिड्स होते हैं वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स, राइट। उनको मैं फ्यूज़ करूँगी टू फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज़ अ प्रोटीन, हेंस वो हमारा हो गया एनाबॉलिक रिएक्शन, सही है। डीएनए रेप्लिकेशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शंस। डीएनए रेप्लिकेशन भाई कब होती है, कैसे होती है, कुछ मसला नहीं है, सब बता देते हैं। देखो माइटोसिस में क्या होता है, हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक पेरेंट सेल होता है, वो टूटता है एंड वो दो डॉटर सेल्स बनाता है, राइट। टूटना मतलब साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस से इवेंचुअली आफ्टर द होल माइटोसिस प्रोसेस अकर्स, वहाँ पर हमारे पास दो डॉटर सेल्स आते हैं। लेकिन हम लोगों को पता था कि जब हम माइटोसिस को पहली बार पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि यार सेल का ना थोड़ा सा मसला है, मतलब सेल के पास जो डीएनए है वो चाहता है कि जो मेरे बच्चे हों उनके पास भी उतना ही डीएनए हो जितना मेरे पास है। ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरे दो पार्टनर्स हैं, लेट्स से मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं चाहती हूँ कि उन दोनों पार्टनर्स को भी 100 रुपये मिले। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। द ओनली वे दैट इज़ पॉसिबल, अगर मैं अपने 100 रुपये को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूँ टू फॉर्म 200 रुपीज़, देन मैं अपने दोनों पार्टनर्स को 100 रुपीज़ दे सकती हूँ, है ना। ऐसा तो डेफिनेटली हो सकता है। तो डीएनए ने भी यही दिमाग लगाया, डीएनए ने बोला ठीक है भाई, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं, मेरे जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, उन दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए मिले जितना मेरे पास है। तो मैं अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लेता हूँ। अब जाहिर सी बात है डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और फ्यूज टुगेदर होंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन आकर होगा, हेंस डीएनए रेप्लिकेशन इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन, सही है। नेक्स्ट लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, सही है। लोकोमोशन में क्या होता है, हमारा जब भी कोई मसल है हमारे बॉडी का, लेट्स से हम लोग अपना बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा मसल अंडरगोज स्ट्रेस बिकॉज ऑफ विच इट इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। लेट्स से किसी को वेट लिफ्टिंग करनी है, किसी को डम्बल्स उठाने हैं, तो आप देखते होंगे कि वो जो डम्बल्स उठाते हैं तो वो काफ़ी बार ना लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनके हाथ इतनी हिल रहे होते उठाते। होता क्या है जब मसल स्ट्रेस अंडरगो करता है, भाई देखो होता ये है कि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना आपके, जब वो स्ट्रेस अंडरगो करते हैं तो एक चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं, इवेंचुअली उसके एंड में क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब जाहिर सी बात है मसल्स हमारे बॉडी में कैसे बनते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, उनको काम करने के लिए भी प्रोटीन की एक हद तक ज़रूरत होती है, राइट। तो हम लोग मसल्स को काम कराने के लिए भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। हमने पहले ही देख लिया था कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, हमारे छोटे छोटे से अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो फ्यूज़ करते हैं टू फॉर्म अ लार्जर प्रोटीन, सही है। ये हो गया हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन ख़त्म।
अब बात होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस की। कैटाबॉलिक होते हैं एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस, ये बात याद करना बहुत ज़रूरी है, सही है। इसमें क्या होता है, आपके जो लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं टू फॉर्म स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, चलो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला है नर्वस ट्रांसमिशन। नर्वस ट्रांसमिशन मतलब क्या, मतलब कि हमने जो ओ लेवल में पढ़ा था ना कि सेंसरी न्यूरॉन, विले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, हम बात करते थे कि ओ देखो साइनैप्स से जाता है हमारा नर्वस इम्पल्स एंड ऑल दैट। A2 में आके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पर मज़ा आएगा, डोंट वरी। नर्वस ट्रांसमिशन में क्या होता है, हाउ इज़ दैट अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। देखो, जब आपको कोई भी सिग्नल, कोई भी नर्वस इम्पल्स एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक भेजना होता है, हम लोग यूज़ करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स को, सही है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन। अब फॉर दिस नर्वस ट्रांसमिशन टू अकर ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स टूट जाते हैं। डिटेल में पढ़ोगे इस चीज़ को कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर में, जो इस टर्म के एंड में आएगा, सही है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर जब टूटते हैं तो वो ट्रांसफ़र करते हैं इन नर्वस सिग्नल्स को, जो इवेंचुअली रिलीज़ करते हैं एनर्जी। एक सेकेंड, अच्छा, तो हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो टूटते हैं टू ट्रांसफ़र दीज नर्वस सिग्नल्स, जिसकी मदद से क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, सही है। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है थर्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी ना एक चीज़ बहुत मज़े की करती है, वो क्या, हमारे बॉडी में जब भी हीट की कमी होती है ना, ये थर्मो रेगुलेशन एक्चुअल में CI से आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है इस साल के लिए, बट मैं फिर भी बता देती हूँ जस्ट फॉर नॉलेज सेक्स। तो थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना, लाइक ग्लूकोज, फैट्स, इन वेरी रेयर केसेस सम प्रोटीन्स, उनको तोड़ के हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है इन केसेस जब इंसान को बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली ठंड लग रही हो। वाई डज आवर बॉडी डू दैट? भाई देखो, हमारे बॉडी को मेन मोटिव ऑफ अ बॉडी इज़ टू सर्वाइव एट द एंड ऑफ इट ऑल, राइट। तो हमारी बॉडी को जब पता चलता है कि भाई बंदे को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, एंड हमारी बॉडी नोज के टू मच कोल्ड पुट्स यू एट अ रिस्क फॉर हाइपोथर्मिया, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथर्मिया, इवेंचुअली फ्रॉस्ट बाइट एंड देन एम्पुटेशन, विच आवर बॉडी ऑब्वियसली डज नॉट वांट। तो हमारी बॉडी क्या करती है इन सिचुएशंस में, जनरेट करती है हीट बाय ब्रेकिंग डाउन लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, फैट्स एंड या प्रोटीन, बहुत कम कम, बट इन सर्टन सिचुएशंस में बी, वाई नॉट। तो ये चीज़ को तोड़ के हमारी बॉडी जनरेट करती है हीट। ये देखो अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं एंड हम उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू स्मॉलर मोर सिंपलर मॉलिक्यूल्स टू रिलीज हीट एनर्जी इन दिस सिचुएशन। ये हो गया कैटाबॉलिक रिएक्शन। लास्ट पार्ट ऑफ वर्क इज बायोलुमिनेसेंस। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या होता है इसमें, जो भी हम लोग को पता है ना, लाइक दोज मछलीज एंड ऑर्गेनिजम्स दैट लिव वेरी मच अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर ना लाइट नहीं होती, बहुत 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 स्कार्स अमाउंट होती है लाइट की। बिकॉज ऑफ विच क्या होता है कि जो भी ऐसे फिशेज़ हैं, जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के बहुत नीचे रहते हैं ना, वेरी फेमस एग्जाम्पल इज द एंग्लर फिश। वो जो होती है ना फिशेज़, वो क्या करती हैं, वो अपने बॉडी के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लाइक ग्लूकोज, फैट्स वगैरह वगैरह, उनको तोड़कर लाइट एनर्जी यूज़ करती है। हम क्या करते हैं, हम हमारे अंदर जब थर्मो रेगुलेशन होती है, हम उन्हीं बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। हमारी बॉडी को तो लाइट की ज़रूरत है नहीं, हम लोग को तो सूरज से ही लाइट मिल जाती है। उनके साथ ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, तो वो क्या करते हैं, वो इन्हीं लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़कर लाइट एनर्जी बनाते हैं, सही है। दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 1। अगर कोई भी मसला हो, एनी कन्फ्यूजन एट ऑल, आप लोग नीचे कॉमेंट कर लें, सही है। मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी से जल्दी जवाब दे दूँगी इन सब सवालों का। एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। Please like and subscribe if you want to. And yeah, bye.